ऑलराइट। सो एग्जैक्टली इस तरह से तुम्हारी केस स्टडी है, अच्छा राइटअप है। यूजली एक पेज के अंदर भी दे देते सारे क्वेश्चंस के साथ, कभी कभार थोड़ा अच्छा राइटअप होता है, तो अच्छे से पढ़ना है एक एक चीजों को और फिर क्वेश्चंस को देखो। प्लीज, एक्यूरेसी और रेलेवेंसी क्यों कह रहे थे वो, ताकि तुम वक्त ना जाया करो। तुम्हारे पास है तकरीबन 40 मिनट होंगे तुम्हारे पास पेपर टू को सॉल्व करने में, पेपर टू का सॉरी केस स्टडी सॉल्व करने में। इस साल इन्होंने टाइम बढ़ा दिया है, पहले 1.5 आवर्स होते थे, बट उस वक्त एक ऐसे करना था, अब दो ऐसे करने हैं। तो 2 घंटे हैं, जैसे भी यूटिलाइज करना चाहो। आई वुड से यूजली जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम था ये स्टडी में आप 35 मिनट्स यूज करते हैं। 40 मिनट्स, 45 मिनट्स बस पढ़ना भी होता है। फिर उसके बाद आप ऐसे में आएंगे, इन दो में से एक करना है। आइदर एंड और लिखा हुआ है, बल्कि सॉरी नहीं, ये तो ये माइक्रो के दो क्वेश्चंस हैं। या तो अगर क्वेश्चन टू सॉल्व कर रहे हो तो ए और बी क्वेश्चन टू का यूज करोगे, और अगर क्वेश्चन थ्री कर रहे हो तो ए और बी क्वेश्चन थ्री का यूज करोगे। ये नहीं हो सकता कि बी उसका उठा लिया और ए इसका उठा लिया, मसला हो जाएगा, बिल्कुल क्रेजी बैड सीन हो जाएगा। इनफैक्ट इतना बैड हो जाएगा कि वो जब ये बी और ए करोगे तो सिर्फ बी वाला काउंट होगा 12 मार्क का, 8 वाला तो देखेंगे भी नहीं। ठीक है, सो इट डजेंट मैटर कि तुम्हारा बी में कम मार्क्स आ गए और ए में ज्यादा मार्क्स आ गए तो वो तुमको ज्यादा मार्क्स देते हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो ऑब्वियसली फिर तुमने उस हिसाब से डील करना है। फिर उसके बाद पार्ट सी के अंदर मैक्रो के दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, और उसमें से तुमने वही पार्ट ए पार्ट बी के साथ। और जो एड ऑन आया वो मैं बता देता हूँ इन्हीं क्वेश्चंस को देख के, क्योंकि जब तुम 8 मार्क के क्वेश्चंस देखोगे एज वी गो अलोंग यू विल फाइंड कि वो एक मिसिंग एलिमेंट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन 2A देख रहा हूँ, एन इकोनॉमी कॉस्ट। आई एम अज्यूमिंग कि तुम सबने पीपीसी किया हुआ है, तो दिस वुड बी अ गुड क्वेश्चन टू लुक एट। इफ यू नोटिस लिखते हैं पहले एक छोटा सा एक लाइन लिखा है, एन इकोनॉमी कंटेन्स जस्ट टू सेक्टर्स। एक तरफ एग्रीकल्चर है, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल है। कोई एक वजह है ये देने की, राइट? एक्स एक्सिस पे इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर लिखो और वाई एक्सिस पे दूसरा बनाओगे। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, अगर इन्होंने कहा विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो समझ जाओ इस 8 में से 3 मार्क डायग्राम के और उसकी एक्सप्लेनेशन के कट गए जाए, बचे 5 मार्क। ठीक हो गया। I'll do the a little later on in the classes इसका breakdown, but since we're looking at this question तो देख लेते हैं। Explain how a PPC can be used to show the concept of opportunity cost. So many things that you have to explain. PPC क्या होता है, opportunity cost क्या होती है, और फिर opportunity cost को PPC में डायग्राम के साथ शो करना है। बहुत ही सारी चीजें। जो एड ऑन हुआ है 2 मार्क का वो ये वाला हिस्सा है। एंड देखो बोल्ड भी किया है। आई डोंट नो अगर वो असली सैंपल है, स्पेसिमेन पेपर है, तो आई एम अज्यूमिंग कि फिर ये थ्रू आउट ऐसे करेंगे। मे बी इस पहली दफा दे रहे हैं तो इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं इसको। एंड कंसिडर वेदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लाइकली टू रिमेन कांस्टेंट या इंक्रीजिंग होगी। ये मैं फिल इन द ब्लैंक कर रहा हूँ। कांस्टेंट क्या, देयर क्वेश्चन इज क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, मतलब स्ट्रेट लाइन नीचे आएगी, या वो एक कर्वेचर आएगा उसके अंदर जिसको हम इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कहते हैं। तो ऑब्वियसली दैट नीड्स टू बी ब्रॉट इन ओवर हियर, ताकि तुम कंपैरिजन कर सको कि देखें जी ये सर्कमस्टांस है कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल हैं एक से दूसरी इंडस्ट्री के अंदर, तो ठीक है जी, फिर उस केस के अंदर तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हमें पता है कि रियलिटी के अंदर, अब ये मैं वैल्यूएशन कह रहा हूँ कि इन रियलिटी हमें ये पता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर के इंडस्ट्रियल में इतनी आराम से मूव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है इतनी इजी मूवमेंट नहीं है, तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मोर लाइकली टू हैपन। ये तुम्हारा 2 मार्क का एड ऑन इन्होंने डाल दिया। बाकी क्वेश्चन बी के अंदर तो कोई खास चीज नहीं है, लेकिन हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, दैट मीन्स फ्री मार्केट शुड बी यूज्ड। क्वेश्चन है वही उसी पार्ट का, assess whether the free market should be used to provide all types of goods. Free markets should be used, यानी all goods में क्या हो गया? पब्लिक।
merit, demerit, कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन के अंदर ऑटोमेटिकली एक सवाल उठ जाता है कि क्या फ्री मार्केट को सारे गुड्स प्रोवाइड करने चाहिए, क्या फ्री मार्केट को डीमेरिट गुड्स प्रोवाइड करने चाहिए। तो ये थोड़ी सी वैल्यू जजमेंट है जो इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगी। बट यू वुड नोटिस अगले क्वेश्चन के अंदर भी देखो, एंड कंसिडर, राइट, मैक्रो के अंदर आएंगे एंड कंसिडर। हो सकता है कि ये टर्मिनोलॉजी चेंज कर दें और ये एंड कंसिडर की कहानी ना करें अगले एग्जाम में, बट अगेन स्पेसिमेन में जो इंफॉर्मेशन आई है अभी उसी के साथ ही हमें वर्क करना पड़ेगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन। सो व्हाट आई वांटेड टू डू वाज कि मैक्रो से शुरू करते हैं, तो आई विल गो थ्रू द एप्लीकेशन फर्स्ट। ठीक है, एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की कि जी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पहला जो हमारा चैप्टर है उसको हम नेशनल इनकम कह लो, या मेरे ख्याल में तो बेहतर लफ्ज होगा नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वेबसाइट है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स .gov.pk। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट वेबसाइट है जिसके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी सारी जितनी रिपोर्ट्स वगैरह निकालते हैं, नॉट प्राइवेट सेक्टर पर, जितने मैक्रो इकोनॉमिक के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसकी रिपोर्ट्स जो है वो यहाँ पर होती है। तो वहीं से मैंने ये दो डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सबसे ऊपर लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो पहली बात, ये एएफ में पहले डिस्कशन नहीं होता था, बट क्योंकि ये टॉपिक आ गया है तो अब वो कहते हैं भाई जीडीपी क्या चीज है, जरा बताएं जीडीपी क्या चीज है। तो जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपके मुल्क में प्रोड्यूस हुए हैं उसकी वैल्यू क्या है। कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए होंगे। उसके लिए मैं इस डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ जिसमें हमने जीडीपी को गवर्नमेंट ने सेक्टर वाइज और इंडस्ट्री वाइज ब्रेक डाउन किया हुआ है। बिकॉज एट द टॉप ऑफ योर माइंड इफ यू स्टार्ट थिंकिंग कि जी कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज तुम बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक में चले जाओगे। गवर्नमेंट इतना स्पेसिफिक नहीं हो सकती, गवर्नमेंट मोटा मोटा हिसाब लेती है इन सब चीजों का। अब देखो जी, गवर्नमेंट कैसे ब्रेक डाउन कर रहा है। गवर्नमेंट ब्रेक डाउन कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। ये सारी बाय द वे जो नंबर्स हैं ये मिलियंस ऑफ रुपीस के अंदर हैं, राइट। तो ये जो नंबर्स हैं ये मिलियंस के अंदर हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, अदर क्रॉप्स हैं, कॉटन गिनिंग है ऑब्वियसली जिससे हम कपड़ा वगैरह बनाने के लिए धागा बनाते हैं ऑल। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। इसके अंदर हमारे वेजिटेबल टाइप की चीज़ें भी आ जाएंगी, फ्रॉम पोटैटोज टू सरसों और सनफ्लावर और ये सारी चीज़ें। और इम्पोर्टेंट क्रॉप्स के अंदर ऑब्वियसली तुम्हारा बासमती राइस एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्रॉप है, वीट की प्रोडक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये नेचुरल सी बातें हैं। फिर उसके बाद लाइफ स्टॉक भी लेते हैं, फॉरेस्ट्री भी लेते हैं। फॉरेस्ट्री से जो दरख्त काट के तुम्हारा वुड वगैरह का यूज होता है, फिर पेपर बनता है, उससे फर्नीचर बनता है, बहुत सारी फिर हमारा वुड का यूजेज है। और फिशिंग भी है। ये टेक्निकली तुम लोगों ने तो पढ़ा है प्राइमरी सेक्टर, राइट, ये प्राइमरी है। एक्सट्रैक्शनरी इंडस्ट्री जो तुमको पता है थोड़ा बहुत ओ लेवल से। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ये लोग माइनिंग, वैसे तो प्राइमरी एक्सट्रैक्शनरी हो जाती है, लेकिन आप माइनिंग करके उसको जब ब्रेक डाउन करते हैं और कोल वगैरह को यूज के लिए बनाते हैं तो वो टेक्निकली उसके ऊपर एक वैल्यू एडिशन हो जाती है। तो वो सेकेंडरी के अंदर इसलिए ले रहे हैं ये लोग। फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपके पास लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, स्लॉटर हाउसेज हैं, ये भी बहुत बड़ी सेल है आप मुल्क के हिसाब से, तो नंबर के हिसाब से। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो आपके पावर प्रोडक्शन है, आईपीपीज, इंटरनेशनल पावर प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, हब का पावर प्लांट लगा हुआ है, बिजली जहाँ से आती है।
एंड देन ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन। तो ये इनके नंबर्स हो जाते हैं। और फिर फाइनली तुम्हारे पास टर्शरी आ जाता है। टर्शरी की भी काफी हाई वैल्यू होती है। ज्यादातर तो नंबर्स टर्शरी के ज्यादा बड़े होते हैं। तो इन तीन चीजों को तुम जब ऐड करते हो, एग्रीकल्चर के नंबर्स, इंडस्ट्री के नंबर्स और सर्विसेज के नंबर, तो इससे तुम्हारे मुल्क की जीडीपी निकल आती है। इसमें तुम्हारी गाड़ियां भी आ गई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गाड़ियां भी आ गई, टेक्सटाइल भी आ गया। स्मॉल स्केल के अंदर तुम्हारे ये जो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं जो ऑफिशियल रन कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह इधर आ जाएंगे नीचे कहीं पे रिटेल के अंदर, या कहीं ना कहीं इसमें नंबर्स मे बी अदर प्राइवेट सर्विसेज में शायद इंक्लूड हो जाए। But the point is, you add them together and you get the country's GDP. Obviously, government के पास तरीका होना चाहिए ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, एंड वी आर अस्यूमिंग कि होगा। हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, बट इट्स अ गुड स्टार्ट टू अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस। फिर यही चीजें जो मुल्क में बनती हैं, एक और तरीका है टू फिगर आउट कि कितनी जीडीपी है, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर। ये जितनी चीजें बनी हैं मुल्क के अंदर, ये खरीदी किसने है? ठीक, ये खरीदी किसने है? लेट मी सी कि अगर वो नंबर्स मेरे मैच भी करते हैं, अगर करते हैं तो ये तो बेस्ट केस सिनेरियो हो जाएगा। या लुक एट दिस। या ये जो नंबर आ रहा है जीडीपी का, आज हम ये भी सीखेंगे कि ये मार्केट प्राइस क्या चीज है। बट जस्ट लुकिंग एट दिस नंबर, ये ऑलमोस्ट ट्रिलियन ऑफ रुपीज में 4.2 ट्रिलियन कह सकते हो इसको। ठीक है, ये 4.2 ट्रिलियन की जो अमाउंट आ रही है हमारे पास, ये एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर भी ऑलमोस्ट यहाँ पे इफ यू नोटिस 4.2 ट्रिलियन की वैल्यू बन रही है। क्योंकि जब लोग खरीदने जाते हैं कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, उसकी एक मार्केट प्राइस होती है। आप उस पर खरीदते हो, उस मार्केट प्राइस पे अगर टैक्स लगा होता है तो आपने टैक्स पे किया होता है। और अगर उस पर सब्सिडी मिली हुई होती है प्रोड्यूसर को और उसकी प्राइस गिरी होती है, तो आप कम प्राइस पे करते हो। Why am I saying this? Because this डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है जीडीपी एट करंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है, जो तुम और मैं जाके कभी भी कुछ खरीदते हैं तो क्या रेट पे करते हैं। अब देखो जरा इधर हो क्या रहा है। इधर ये है, एक इन्होंने दिया हाउस होल्ड का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तुम और मैं जाके जितनी चीजें खरीदते हैं, इसको मैं सी से नोटिफाई कर लेता हूँ कंजम्पशन। ये हाउस होल्ड लोगों के खर्चे, उन्हीं गुड्स पे जो नीचे हमने प्रोड्यूस किए थे मल्टीपल सेक्टर्स में, वो जब लोग जाके खरीदते हैं तो वो सी में आ जाता है। फिर वही गुड्स जब गवर्नमेंट जाके खरीदती है तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल क्यों? व्हाई नॉट जस्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है कि इसमें हम कोई गवर्नमेंट की ना सब्सिडीज ले रहे हैं, ना गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट खर्चे करती है, आपका अल्लाह भला करे किस चीजों के ऊपर, ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, इनकम सपोर्ट, इन चीजों के ऊपर ये माइनस है इसमें से। ये फाइनल का मतलब ये है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई हैं उस पे जो गवर्नमेंट का खर्चा है। फिर तीसरा मुझे ऐड करने दो, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंजेस इन इन्वेंट्री। ये दोनों कैटेगरी इन्वेस्टमेंट के लिए है। इन्वेस्टमेंट्स दो किस्म की होती हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट अ लिटिल मोर इन डिटेल, बट लेट मी जस्ट मेंशन इट। बिजनेसेस जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक 10 कंटेनर बना के प्रोडक्ट का रख लेते हैं, आगे बेचेंगे, ये इन्वेंट्री है। ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है जिसका फ्यूचर में रिटर्न आएगा। और दूसरा, मशीनरी, फैक्ट्री, प्लांट, इसके ऊपर स्पेंडिंग करते हैं। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल का मतलब हमने इकोनॉमिक्स 101 में बिल्कुल ये बात करते हैं, कैपिटल क्या होता है? मैन मेड टूल्स विच हेल्प यू प्रोड्यूस समथिंग एल्स, राइट। फिक्स का मतलब क्या हो गया कि जी वो जमीन के अंदर या फिर एक ज्योग्राफिकली इमोबाइल सी चीज जो आप लगा देते हैं और फिर वो इतनी इजीली मूव नहीं कर सकती। मशीन मूव करना इतना आसान काम नहीं होता फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट। वो उसका एक स्ट्रक्चर होता है और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है टू वर्क, बिजली, लाइटिंग, ग्राउंड वर्क वगैरह। फिर उसके बाद और कौन खरीदता है हमारे जो गुड्स बने हैं नीचे? फॉरेनर्स खरीद लेते हैं।
एक्सपोर्ट कहते हैं उसको, उसके लिए मैं एक्स यूज करूंगा। लेकिन हम माइनस कर देंगे इंपोर्ट फ्रॉम दिस होल थिंग, क्योंकि वो पाकिस्तानी गुड्स है ही नहीं। क्योंकि अगर मैंने इंपोर्ट्स को इंक्लूड कर लिया तो नीचे तो यहाँ पे तो इंपोर्ट्स कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे तो सारी लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीजें हैं। तो यहाँ जब लोग खर्चा करते हैं उसमें इंपोर्टेड गाड़ियां मंगा लेते हैं, तो मुझे वो माइनस करने की जरूरत है, क्योंकि वो फिर मेरा नीचे 4.2 ट्रिलियन के नंबर्स में मिसिंग होगा। तो इसकी वजह से मैं उसको एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर से मुझे हटाना पड़ेगा। एनी क्वेश्चन? तो ये हमारा जीडीपी का मेन कॉन्सेप्ट है। जीडीपी निकालने के 3 तरीके हैं। 2 मेथड्स मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट लेट्स गो बैक टू इट। एक मेथड था जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं आप उन सबको ऐड कर लें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में। दूसरा मेथड है आप सारी इनकम्स को ऐड कर लें लोगों की। इनकम्स कौन सी होती हैं? आई मेंशन इट राइट हियर। इनकम्स जो लोग कमाते हैं, जो लोग 4 फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ये तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं इसके अंदर, जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट हो गया, सैलरीज हो गया, ये सब लेबर के अंदर और एंटरप्राइज के अंदर जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, ट्रेडिंग करता है, उसके प्रॉफिट कमाता है, तो वो एंटरप्राइज में जाएगा। तो इस तरीके से तुमने इनको सेपरेशन करना है। तो लैंड के बदले में यू हैड रेंट, एंड देन लेबर को उनकी सैलरीज मिलती हैं, अभी एमसीक्यूज में भी मैं दिखाऊंगा इनको। फिर कैपिटल के अंदर क्या होता है? कैपिटल के अंदर यू हैव इंटरेस्ट, और फिर एंटरप्रेन्योर को जो है वो प्रॉफिट मिल जाता है। तो यही तुम्हारी बेसिकली 4 एडिशंस हैं जो इनकम मेथड के अंदर यूज होंगी। इनफैक्ट इफ आई कैन फाइंड एनी क्वेश्चन ऑन इट, मैं अभी एक आध क्वेश्चन भी तुमको दिखा देता हूँ ऑन दिस इनकम मेथड में। कोई अगर एमसीक्यू आया हुआ है, इनकम मेथड में क्या चीजें इंक्लूड होंगी। या एक ये क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सही। तो नीचे जो ऑप्शंस मैंने पढ़े उस ऑप्शंस में मुझे CIGX-M यानी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ये तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे दिख रहा है डिविडेंड्स, ये तो शेयर होल्डर्स को मिलती है, ये तो इनकम है। ओवर टाइम काम किया उसके बदले में पेमेंट्स, ये तो सैलरीज है। रेंट, जो मेरे लैंड के यूजेज के ऊपर मुझे रेंट मिल रहा है, ये भी इनकम है। वेलफेयर बेनिफिट पेमेंट, ये तो गवर्नमेंट देती है, वेलफेयर बेनिफिट, राइट? Can you guys not see the screen? Because one person has complained like they can't see the screen. प्लीज व्हाट्सएप पे जल्दी ये चैट के ऊपर जल्दी से बताओ दिख रही है? वी कैन सी, पीपल कैन सी, प्लीज चेक। ओके जी। सो नेशनल इनकम की मेजरमेंट के अंदर हमें पता है इनकम मेथड में रेंट, प्रॉफिट, सैलरीज, इंटरेस्ट सब आता है, लेकिन क्या नहीं आता? वेलफेयर बेनिफिट्स। वेलफेयर बेनिफिट्स क्यों नहीं आएगा? ये तो गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है घर पे बैठ के कुछ ना करने पे, इसके बदले में आपने तो कुछ भी प्रोडक्शन नहीं की है। इट्स फ्री मनी दैट यू गेटिंग एंड यू गोना एंड अप गोइंग एंड स्पेंडिंग इट समवेयर। तो ये इस तरह की इनकम तो नहीं है, ये तो ये इनकम मेथड में इस तरह की फ्री चीज नहीं आएगी, राइट? You have to earn something, you have to provide your land, labor, capital, enterprise, और उसके बदले में आपको कोई रिवॉर्ड मिले तो वो इंक्लूड होगा। वेलफेयर बेनिफिट्स तो मैंने ना अपना लैंड दिया है, ना लेबर दे रहा हूँ, ना कैपिटल दे रहा हूँ, और ना मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ। मुझे तो घर बैठे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आ रहे हैं। तो नेचुरली ये तो इंक्लूसिव नहीं हो सकता इनकम मेथड में। और कोई चीज, लेट मी सी अनदर वन व्हिच माइट बी
relevant to our case over here. या ये वाला क्वेश्चन देखो, इस तरह का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी तक हमारे पास कोई खास क्वेश्चन है नहीं, तो वी माइट हैव टू जस्ट वर्क विद दीस वंस। ये मैं A2 से उठाए हुए हैं, बिकॉज A2 से ये टॉपिक इधर आ गया है। कहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, अगर आपको ये गिवन इंफॉर्मेशन है। तो मुझे पता है कि इसमें से कौन कौन सी चीजें फैक्टर की पेमेंट है। लेबर की वेजेस, लेबर की सैलरी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, फ्री का पैसा है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर इट। पेंशन, रिटायर हो गया हूँ, कुछ नहीं कर रहा, पेंशन आ रही है। लैंड के बदले में रेंट और इंटरेस्ट। तो 870 715 हो गया, और फिर ये 5 और हो गया, so somewhere around 20,000. This should be my answer. So along this line you can get questions. ये A2 का क्वेश्चन है, तो वो तुम्हारे उसमें क्यों नहीं आ सकता? Something like this. Let me see if I can find इसी के ऊपर ही इनकम मेथड पे और कोई सवाल फ्रॉम द पास्ट। Yeah, there are some, but they are quite complicated. Um, या चेंजेस की मैं अभी बात नहीं करूंगा। ओके, एनीहाउ, मूविंग ऑन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। फिर उसके बाद हमारा जो फाइनल मेथड है वो मैं तुमको दिखा चुका हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर का जो मेथड था। टोटल एक्सपेंडिचर के मेथड में क्या हो रहा है? सिंपल है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मींस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। स्क्रीन ब्लैक हो गई है, someone is saying, so let me just upload it one more time. I know you guys might have math class right now, just bear with me for a moment. Okay, so aggregate expenditure, C plus I plus G plus X minus M। जो भी लोग पाकिस्तानी गुड्स खरीदते हैं उनके ये नंबर्स आ जाते हैं। इसके किस तरह के एमसीक्यूज हो जाएंगे, उसके कुछ इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। या समथिंग लाइक दिस। क्वेश्चन उठा के दे दिया इन्होंने, इंफॉर्मेशन दी है, नेशनल इनकम बताइए। इनकम के लिए हम ज़्यादातर वाई यूज़ करते हैं, तो पूरे कोर्स में हम इनकम के लिए वाई यूज़ करेंगे। कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, इंपोर्ट मांग रहे हैं। तो क्या करते हैं? इनकम इज इक्वल्स टू जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है मुल्क में, या इनकम जो जनरेट हुई है उससे लोगों ने जाके खर्चे किए हैं, कंजम्पशन। बिजनेसेस ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है, फॉरेनर ने हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, लेकिन इंपोर्ट को माइनस कर लेते हैं। तो इस बेसिस के ऊपर सिंपल कैलकुलेटर्स आर अलाउड। प्लीज यूज करना कैलकुलेटर, बिल्कुल 2+2 के ऊपर भी रिस्क ना लेना वैसे तो, बट होशियारी नहीं मारना, खास तौर पर जब डिविजन और इस तरह की बातें आए। एंड 125 माइनस एम, एंड देन यू सॉल्व फॉर इट। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या नंबर होगा, बट इफ यू डू द मैथ फॉर इट, 2 3 4 5 575, so import 75 value होगी। So this is how you are basically doing the numbers and you're getting B as your answer. Absolutely, perfectly fine. तो इस तरह से तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे, इसको और फर्दर कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, बट विल जस्ट होल्ड दैट थॉट फॉर अ मोमेंट बिफोर वी सॉर्ट ऑफ डू दैट। ये देखो, इसी तरह से थोड़ा रिसेंट ईयर्स में भी सेम स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराया है, तो वैसा क्वेश्चन बन सकता है। ओके जी। जो आउटपुट मेथड है, आउटपुट मेथड के अंदर हमने क्या करना है?
आउटपुट मेथड के अंदर दो तरीके होते हैं जो हमने पहले भी बात की है। एक आइडिया है वैल्यू एडिशंस का, राइट, आप वैल्यू एडिशंस कर सकते हैं, वर्सेस दूसरा है आइडिया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू उठा लो। दोनों ठीक हैं तरीके, कोई मसला ही नहीं है दोनों के तरीकों के अंदर। क्वेश्चन को देखते हुए मैं ये तुमको समझा देता हूं कि ये किस तरह का इन्होंने एक दफा क्वेश्चन दिया था पास्ट पेपर में। उन्होंने कहा देखें जी ये सिचुएशन है, आपके मुल्क में व्हीट ब्रेड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो ब्रेड की प्रोडक्शन है उसके कुछ स्टेजेस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, राइट। ये मैन्युफैक्चरिंग है, फ्लावर प्रोड्यूसर सेकेंडरी में आता है, ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी में आती है, व्हीट फार्मिंग प्राइमरी में आती है और ब्रेड रिटेलिंग टर्शरी में आती है। तो उन्होंने कहा आपके मुल्क के अंदर जो व्हीट प्रोड्यूस हुआ है वो 225 मिलियन पाउंड वर्थ का प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन क्या है, स्टेज 1 के ऊपर व्हीट फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया था 30 मिलियन पाउंड का व्हीट। वो 30 मिलियन पाउंड का व्हीट जो है वो फ्लावर मैन्युफैक्चरर ने खरीदा और उस पे कुछ प्रोसेसेस किए, व्हीट को साफ किया, उसको ग्राइंड किया और उसको पैकेट्स में डाल दिया, जो फ्लावर आटा का जो पैकेट होता है। और फ्लावर प्रोड्यूसर ने कहा हमने 62 मिलियन पाउंड्स का आउटपुट प्रोड्यूस किया है। लेकिन व्हाट वी वांट टू रिमेंबर इज, देखें जी इस 62 के अंदर जो है 30 तो व्हीट वाला फार्मर्स ने एक वैल्यू क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो टेक्निकली जो एड ऑन हुआ है फ्लावर प्रोड्यूसर्स का वो है 32 का, इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या है कि व्हीट फार्मर ने 0 से 30 मिलियन का एक आउटपुट प्रोड्यूस किया, व्हीट प्रोड्यूस किया बाय टेकिंग केयर ऑफ द लैंड्स एंड ऑल, उसकी वैल्यू एडिशन है पहले स्टेज में 30 मिलियन पाउंड्स। फिर फ्लावर प्रोड्यूसर ने उसमें 32 मिलियन की वैल्यू एडिशन की और प्रोडक्ट को 62 का बनाया। फिर फ्लावर प्रोड्यूसर का जो फ्लावर है वो खरीदा ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स ने, फिर उसमें नमक मिलाया, यीस्ट मिलाया, उसको ओवन में डाला और उसको फिर पैकेजिंग की और उसको 100 मिलियन वर्थ का बना लिया। लेकिन टेक्निकली जो उनकी वैल्यू एडिशन है वो तो है 38 की, राइट। 38 की वैल्यू एडिशन उन्होंने भी कर दी। कैसे निकाला, 100 माइनस 62। तो क्योंकि 62 का तो इनपुट खरीदा है उन्होंने और आउटपुट 100 का बनाया है तो टेक्निकली 38 उनका हिस्सा बन जाता है। और फिर फाइनली ब्रेड मैन्युफैक्चरर से रिटेलर ने खरीदा, चौथे स्टेज के ऊपर 100 की ब्रेड खरीदी और उसको 225 में जाके डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी अच्छी सी एसी की दुकान में उसको बेच दिया और 125 की वैल्यू एडिशन उन्होंने कर दी। तो आप ये सारी वैल्यू एडिशंस को अगर आप ऐड कर लें तो नंबर आ जाता है 225 मिलियन पाउंड। तो ये मैं कह रहा हूं कि आउटपुट मेथड के अंदर या तो आप वैल्यू एडिशन निकाल के टोटल करके आप बोलें कि ठीक है ऐसे जीडीपी निकलती है, हर स्टेज पे जाएं और उनसे पूछें आपने कितनी का खरीदा और कितने में उसको बेचा, तो आपने क्या किया। या फिर आप फाइनल इकोनॉमी में जाके जो फाइनल प्रोडक्ट है, कितनी ब्रेड प्रोड्यूस हुई, उसके अंदर उसके 225 में पिछले सारे प्रोसेसेस इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये इस तरीके का आउटपुट का मेथड है। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं, इस साल 8 माह के लिए सवाल बिल्कुल बनता है कि जीडीपी मेजर करने के क्या तरीके हैं। तो जीडीपी मेजर करने के 3 तरीके हैं, उसको मैं ब्रीफली डिफाइन करूंगा। लेकिन अब इसका कंसिडर वाला हिस्सा क्या हो सकता है, एंड कंसिडर, तो उसके अंदर व्हाट आई कैन थिंक ऑफ इट इज एंड कंसिडर which one is the most significant या which one is the most reliable information या
which one could be the least error one or something like that along that line कि consider जी इन तीन मेथड में कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है या यूजफुल है। तो कोई वजह है गवर्नमेंट तीनों मेथड यूज कर रही है, राइट? ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ रीजन, वरना कोई भी एक मेथड यूज कर लेती, सारे मेथड क्यों यूज कर रही है? बिकॉज सारे मेथड एक सर्टेन इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपकी प्लानिंग के लिए, गवर्नमेंट की प्लानिंग के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मीनिंग आउटपुट मेथड क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है? वेल, आउटपुट मेथड आपको बता सकता है कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, वैल्यू एडिशन के अंदर पता लग सकता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी इन तीनों में से कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी के अंदर। तो हमें उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, उन प्रोसेसेस को और एडवांस करना चाहिए। आर यू गेटिंग? या अगर आप इनकम मेथड यूज करें तो आपको नजर आ सकता है कि इकोनॉमी के अंदर जो जीडीपी कमा रहे हैं वो कौन लेके जा रहा है सबसे ज्यादा। क्या सैलरीज में सबसे ज्यादा जा रहे हैं या एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो रहे हैं, और क्या ट्रेंड इंक्रीजिंग है, ट्रेंड डिक्रीजिंग है, किस तरह से? लेकिन ऑब्वियसली लिमिटेशंस भी हैं इनकम मेथड की। बहुत सारी चीजें अनरिपोर्टेड जाती हैं। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में टैक्स नहीं है, जब टैक्स नहीं है तो उसकी रिपोर्टिंग नहीं है सही से। जब रिपोर्टिंग सही नहीं है तो एग्रीकल्चर में कितना वैल्यू का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और आगे बिक रहा है, किस रेट पे बिक रहा है, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी डार्क के अंदर है, जिसमें जीडीपी काफ़ी हमारी इनफॉर्मल साइड पे चली जाती है, खास एग्रीकल्चर साइड पे। तो अगर हमें ट्रेंड्स पता लग जाएं और हमें एक्चुअल नंबर्स आ जाएं तो हमें बड़ा क्लैरिटी के साथ नजर आएंगी कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स है। एंड लास्टली एक्सपेंडिचर मेथड में सेक्टर में कौन लोग ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं? क्या फॉरेनर हमारा गुड ज्यादा खरीद रहे हैं या गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्पेंडिंग में इन्वॉल्व है जिससे प्राइवेट सेक्टर और सब में इन्फ्लेशन क्रिएट हो रही है? तो इस तरीके से तुम्हें बेसिकली एक जनरल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिल सकती है इस पूरे टॉपिक के हिसाब से। तो कंसिडर का फिर यही हिस्सा बनता है। कुछ लोग जो मेरे साथ अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट कर रहे हैं, फॉर यू गाइस दिस वुड बी एन इंटरेस्टिंग बिट। जो हमने शुरू में इस चैप्टर के अंदर एक जीडीपी का एडवांस्ड वर्जन पढ़ा था जिसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, तो उसको हमने जीएनआई कहा था, ग्रॉस नेशनल इनकम। ये क्या होती है? ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है? तो हमने कहा ग्रॉस नेशनल इनकम इज द सेम थिंग एज जीडीपी बट with something else, net property income from abroad। अक्सर पाकिस्तानी रिसोर्स दुनिया में कहीं और ऑपरेट कर रहा है और अक्सर बाहर वालों के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे मुल्क में ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तानी पीआईए का कोई होटल, रूजवेल्ट होटल मैनहट्टन के अंदर ऑपरेट हो रहा है, तो क्या हमें उसको पाकिस्तान की वैल्यूएशन में लेना चाहिए? तो जीएनआई कहता है हाँ लेना चाहिए। जीडीपी कहता है नहीं लेना चाहिए। जीडीपी इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हर वो चीज, बेशक फैक्टर बाहर वालों का हो, मुल्क का भी ना हो, लेकिन प्रोडक्शन अगर पाकिस्तान में है तो जीडीपी का हिस्सा है। जीएनआई कहता है नहीं, पाकिस्तानी रिसोर्स अगर बाहर लगा हुआ है तो उसको मुल्क के जीडीपी में इंक्लूड करना चाहिए, और उसी तरह से अगर बाहर वालों का मुल्क में लगा हुआ है रिसोर्स तो उसके रिटर्न्स को वापस करना चाहिए। तो नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड में विल टेक द सेम ड्रिप दैट वी टॉक्ड अबाउट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड में डिविडेंड्स, रेंटल वैल्यूज जो बाहर मुल्क में कमाई है हमारे मुल्क में आनी चाहिए, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसमें एक्चुअली हम वो भी लेंगे जो प्राइमरी इनकम्स के अंदर हम लेते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट के अंदर, कि एक एवरेज पाकिस्तानी अगर बाहर गया है पाकिस्तानी रेजिडेंट, बाहर गया है, काम करता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए और फिर पैसे भेजता है पाकिस्तान, right? I'm not calling it remittance. Remittance is slightly different.
the person is working abroad for a long period of time and he's sending money to his family over here. यहाँ पे short period of time को चलो उस तरह से separate कर लेते हैं, तो वो जो इनकम भेजता है वो भी इसमें इंक्लूसिव है। तो GNI के अंदर आप नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड करोगे इन योर असेसमेंट, तो उससे तुम्हारी नंबर्स बढ़ भी सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, बिकॉज द थिंग इज इट डिपेंड कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है नेट वैल्यू के अंदर, तो उसको तुमने देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको और अगर हम सोफिस्टिकेट कर देते हैं, और एमसीक्यूज आई विल शो यू ऑन दिस वन, इसी जीएनआई को और सोफिस्टिकेट कर ले तो एनएनआई बनता है, नेट नेशनल इनकम। वो कैसे निकालते हैं? यही जो हमने जीएनआई पढ़ा है, इस जीएनआई को उठाते हैं और इसमें माइनस कर देते हैं, सॉरी, डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन के ये दो तीन वर्ड्स यूज करते हैं, आई शो यू एमसीक्यूज जिसमें इन्होंने यूज किए हुए हैं। एक वर्ड इन लोगों ने इसके लिए यूज किया है कैपिटल कंजम्पशन, मशीन का कंजम्पशन होना, यही पढ़ा है ना अकाउंटिंग के अंदर भी, बेसिकली वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन, ये तुम्हारी डेप्रिसिएशन है। गाड़ी है यूज होती है तो उसकी डेप्रिसिएशन है, मशीन है यूज होती है, डेप्रिसिएशन है। फैक्ट्री बिल्डिंग है, वो भी एक तरीके का कैपिटल है, उसकी यूजेज है, तो वो कंजम्पशन है उस कैपिटल की। तो डेप्रिसिएशन यूजिंग अप वेयर एंड टेयर की जो वैल्यू होती है, आपने वो सब्ट्रैक्ट करना होता है अपने जीएनआई में से, एंड सो यू गेट योर एनएनआई। तो इसके एमसीक्यूज बनते हैं जो तुमको आने चाहिए, कन्वर्जन्स तुमको नंबर्स आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू वन ऑफ द क्वेश्चंस, जैसे ये वाला क्वेश्चन था हमारा, दिस इज व्हाट दे गिवन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, काफी पुराना है लेकिन रिसेंट में भी रिपीट होते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन मीनवाइल। ऑलराइट, right, so what are we doing in this one? Well, this is what we're doing in this one. सबसे पहले तीन मेथड्स में से आइडेंटिफाई करेंगे ये जीडीपी कौन से मेथड से निकाल रही है। क्लियरली यहाँ पे हमारे पास सी है, आई है, जी है, एक्स है, एम है। कुछ और भी इंफॉर्मेशन हैं लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए अभी फिलहाल हम इग्नोर करते हैं बिकॉज दे यूजलेस। और वो पूछ रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द सेम थिंग एज GNI। और वो मार्केट प्राइस पे अगर आपको निकालनी है इज गिवन, तो आपने क्या करना है, टी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इन सब वैल्यूज को उठा लो और फिर उसके बाद नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसको ऐड कर लो, एंड बेसिकली यू विल गेट योर आंसर यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड। ऑब्वियसली वो कॉम्प्लिकेशंस करने के लिए और चीजें भी इंक्लूड की हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो रादर देन फैक्टर कॉस्ट वो लेट्स सपोज मार्केट प्राइस ही कह लेते, फिर क्या करना था, वही जीडीपी का सवाल है। सी गवर्नमेंट, जी इन्वेस्टमेंट के एक फिजिकल इंक्रीज इन स्टॉक इन्वेंट्री और फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये दोनों मिला के आई हो जाते हैं, एक्स हो जाता है, एम हो जाता है। तो सी आई जी एक्स माइनस एम से जीडीपी निकल आएगी, एंड दैट इज हाउ यू वुड डू दैट क्वेश्चन। इसमें बाकी ये इंफॉर्मेशन इस वक्त रेलिवेंट है। आई probably be dealing with those questions by tomorrow, but this is how you're going to go about it. GDP, market price और नेट नेशनल इनकम किस तरीके से निकालना है, तो उसकी फिर फर्दर इंफॉर्मेशन हमारे पास आती हैं। NNI I have told you how that is done. One last bit to this is, if I show you the government's data, you would see कि किस तरह से कुछ टैक्सेस और सब्सिडीज के साथ बात हुई हुई है।
और जो रिजल्ट निकल रहा है वो है जीडीपी एट बीपी, और यहाँ जीडीपी निकल रहा है एट एमपी। तो यहाँ ये बीपी जो लिखा हुआ है ये बेसिकली फैक्टर प्राइस को ले रहे हैं। तुम्हारे कोर्स में फैक्टर प्राइस का वर्ड यूज करेंगे या फैक्टर कॉस्ट का वर्ड यूज करेंगे, और एमपी के लिए ये लोग मार्केट प्राइस का टर्म यूज करेंगे। तो इस पे क्वेश्चन एमसीक्यू बिल्कुल बन सकता है कि जीडीपी के अंदर जो फैक्टर प्राइस आ रही है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज को यूज करके जो प्राइस आ रही है, उसमें तुमने टैक्सेशन को कुछ करना है और मार्केट प्राइस पे अगर जाना है। तो अगर मैं ये नंबर्स देखूं 3.9, ठीक है, ट्रिलियन मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ, और ये हो जाता है 0.2 ट्रिलियन, और ये तो हो जाता है 0.02 ट्रिलियन, और रिजल्ट आ रहा है 4.2 ट्रिलियन का, लेट्स से। तो क्लियरली व्हाट इज हैपनिंग इज 3.9 के अंदर 0.229 ऐड हो रहा है और सब्सिडी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये रिजल्ट आ रहा है। बट इसका मैं बेहतर लॉजिकल तरीके पे आ जाते हैं। लॉजिकल तरीका क्या है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज लेट्स सपोज जो प्रोड्यूस हुए हैं वो आज की प्राइस पे मैंने उठा लिए। मतलब मैंने क्या किया, जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो मार्केट में प्राइस है और उसकी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, और उन सब चीज़ों को मैंने ऐड कर लिया, समेशन। मेरे पास जीडीपी निकल आ गई पाकिस्तान की, जो भी है 350 बिलियन US डॉलर, ठीक है, करंट नए रेट के हिसाब से। तो ये जो 350 बिलियन US डॉलर की जीडीपी आई है ये मार्केट प्राइस पर है, और मार्केट प्राइस में हमें पता है कि टैक्स लगा हुआ होता है। मार्केट प्राइस में टैक्सेशन लगा हुआ है, और मार्केट प्राइस में सब्सिडी की वजह से प्राइसेस ड्रॉप हो चुकी है। सो टेक्निकली व्हाट यू डू इज कि अगर आपके पास जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे दिया हुआ है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज के यूज के साथ एक चीज बनी है 1,000 रुपए की, उस पे हम अगर टैक्स लगा दें और सब्सिडी की वजह से जो भी प्राइस गिरी है उस प्राइस को गिरा दें, तो हमारे पास जीडीपी आ जाएगी फैक्ट मार्केट प्राइस पे, सॉरी, क्योंकि मार्केट प्राइसेस में टैक्सेशन लगा हुआ है। अगर मुझे जीडीपी एट फैक्टर पे जाना है कि रॉ मटेरियल के हिसाब से मुझे कितने का पड़ा, तो जो आज की प्राइस पे मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकली हुई है जिसमें टैक्सेशन इंक्लूसिव है, तो टैक्स हटा दो और सब्सिडी की वजह से मार्केट प्राइस जो गिर गई थी उसको ऐड कर दो, तो फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा। और फिर इसके आप बहुत सारे एमसीक्यूज जो A2s के अंदर आ चुके हैं विच यू शुड बी एबल टू सॉल्व। ये मार्केट प्राइस को जो है फैक्टर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है आपने, तो कैसे करेंगे एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। सी, ये दोनों मिला के आई, जी, एक्स माइनस एम, तो इससे मेरी जीडीपी निकल आएगी। ये सब मार्केट प्राइसेस पे है, तो इसमें से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो मार्केट प्राइसेस में तो टैक्सेशन इंक्लूडेड है, तो मुझे टैक्सेशन हटाना पड़ेगा, और सब्सिडीज की वजह से जो प्राइसेस गिरी हुई हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा वापस से। तो और ये तो एनएनआई के लिए है, उन्होंने जीडीपी मांगा है, तो क्लियरली दिस इज नॉट इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। कर तो ये बेसिकली तुम्हारा पहला पार्ट है ऑफ द नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स circular flow I will have to deal with in the next class. Um, I will send out a form जिसके अंदर I need to figure out what dates we're going to be doing the classes at. Maximum I think 3 to 4 days, not more than that. We're not going to do more than that. So ये 3 से 4 दिन के अंदर we'll try and cover as much as we can. So I'll send in the forms. उसके अंदर अपना थोड़ा सा tentative timings do mention weekdays के ऊपर, because weekdays के अंदर वो जो मैंने सर्वे किया था तुम लोगों के साथ, उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि वीकडेज के अंदर रात के 9 बजे
और वीकेंड्स हो गए तो दोपहर के 12 बजे या 1 बजे. So based on that, the next class is going to be held. I will obviously mention what homework that you have to do and revise stuff before coming to the next class, ताकि हम past papers पे move on कर सकें, because that's what the main agenda is over here. ठीक है, so probably the next class is likely to happen on Saturday in the afternoon, 12 o'clock or 1 o'clock. Meanwhile, जो मुझे काम देना है वो मैं तुमको दे दूंगा. ठीक है, so I'll see you guys later.